देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। क्या यूपी की राह पर चलेगा महाराष्ट्र? यह सवाल इसलिए क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी विधानसभाओं में वापसी का रास्ता तलाश रही है। यूपी से तो बीजेपी के नेताओं के विरोध की आवाज सामने आने लगी है, लेकिन महाराष्ट्र में अंदर खाने खींचतान ज्यादा है। यूपी की तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठी महायुति अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है और इसके लिए सबसे पहले कास्ट पॉलिटिक्स की कमजोर कड़ी को मजबूत करने की कवायद शुरू हुई है। बीजेपी ने अपने करीब 4 साल पुराने जातिगत फॉर्मूले को फिर से एक्टिव किया है और हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में महाराष्ट्र एनडीए के फॉर्मूले ने अपना असर भी दिखाया है। महाराष्ट्र में माधव पॉलिटिक्स, चुनाव में पहले जातियां होंगी फिक्स। महाराष्ट्र विधानसभा का अखाड़ा, कौन किसको कितना पछाड़ेगा। महाविकास आघाड़ी की ढाई चाल, एनडीए निकाल पाएगी समाधान। एकनाथ शिंदे शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी, अजित पवार एनसीपी, नाना पटोले कांग्रेस, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी, शरद पवार एनसीपी एससीपी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतने के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर सिमट जाने की वजह से अपने वोटों को जुटाने में लगी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी जनाधार पाने के लिए बीजेपी अपने 4 दशक पुराने फॉर्मूले पर लौटी है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कास्ट पॉलिटिक्स की फाइट तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में अपने सियासी जनाधार को दोबारा पाने के लिए बीजेपी एक बार फिर से 4 दशक पुराने फॉर्मूले पर लौटी है। सूबे की सियासत में अपनी जड़ें जमाने के लिए बीजेपी अब ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश में है और इसके लिए बीजेपी ने फॉर्मूला MADHAV बनाया। MA माली, DH धनगर, AV वंजारी। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय के तहत आने वाली माली, धनगर और वंजारी समुदाय को जोड़कर माधव फॉर्मूला बनाया था। इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक राजनीति करती रही, लेकिन 2014 के बाद से मराठा समुदाय पर फोकस करने के चलते माधव फॉर्मूला पीछे छूट गया था। माधव फॉर्मूला को साइड लाइन करने का खामियाजा बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में उठाना भी पड़ा। यही वजह है कि अब विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले बीजेपी को फिर से माधव फॉर्मूले पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है ताकि सूबे में ओबीसी वोटों को जोड़ा जा सके और इसके लिए बीजेपी ने फॉर्मूला माधव बनाया। माली, धनगर, वंजारी ये जो फॉर्मूला है ये आज का नहीं है बीजेपी का। ये उनके जो पहले नेता थे स्वर्गीय वसंतराव भागवत, उन्होंने ये फॉर्मूला सबसे पहले ये किया था। उसी के चलते गोपीनाथ मुंडे जी को लीडरशिप में लाया गया था। और माली, धनगर, वंजारी ये जो ओबीसी कास्ट जितनी भी है उसमें सबसे बड़ी कास्ट समझी जाती है और उनका इम्पैक्ट भी काफी है। 12 जुलाई को हुए विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने जिन 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया उनमें कास्ट फैक्टर का खास ख्याल रखा गया था। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने 3 ओबीसी प्रत्याशी उतारे तो वहीं दलित और मराठा समुदाय से एक कैंडिडेट उतारा। बीजेपी ने योगेश टिलेकर को प्रत्याशी बनाया जो माली समुदाय से हैं। डॉक्टर परिणय फुके भी ओबीसी के कुंभी जाति से आते हैं। बीजेपी की लिस्ट से तय हो गया है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में पार्टी ने फिर से ओबीसी वोटों पर फोकस किया है। साथ ही दलित और मराठा समुदाय से भी एक सदस्य को एमएलसी चुनाव में उतारकर सियासी बैलेंस बनाने का दांव चला है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी का कास्ट फॉर्मूला असरदार भी रहा। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति ने 9 सीटों पर जीत हासिल की और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को 2 सीटें मिल पाई। ये समीकरण जो लोकसभा में दिखा महाविकास आघाड़ी का, ये कितना वापस ये लोग समीकरण बिठा सकते हैं। विधानसभा में अलग समीकरण बैठेंगे
अगर ये बैठ गया तो मुझे नहीं लगता है माधव उसको उसके सामने कुछ टिक पाएगा। और माधव की बात करें तो माधव भी पहले जैसा अभी रहा नहीं है। वंजारी है कुछ इलाकों में बीजेपी के साथ, वंजारी को मिला के 25-30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज महाराष्ट्र की इम्पैक्ट करते। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए माधव फार्मूला कोई नया नहीं है। पहले से ही बीजेपी माली, धनगर और वंजारी समाज को साधती आई है, लेकिन इस समय बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि धनगर समाज बीजेपी से नाराज है और महाराष्ट्र में धनगर समाज की संख्या 10% के करीब है। ऐसे में बीजेपी को सभी ओबीसी वोटों को साधना इतना आसान नहीं है, जबकि सामने मराठा समाज पूरी तरह से नाराज है। दरअसल माना जा रहा है कि मराठा समुदाय का समर्थन शरद पवार की एनसीपी, उद्धव सेना और कांग्रेस के साथ रहा है। मराठा आरक्षण और मनोज जरांगे पाटिल का अनशन राज्य सरकार के लिए सरदर्द बनता रहा है। पिछले साल से लेकर लोकसभा चुनाव से पहले तक मनोज जरांगे पाटिल 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। एक बार उन्होंने जालना से मुंबई के लिए कूच भी किया था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश जारी कर उनके आंदोलन को खत्म करवाया। लेकिन अध्यादेश लागू नहीं होता देख मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर आंदोलन छेड़ा। मराठा आंदोलन का फटका महायुति को लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि मराठाओं का प्रभाव वाला क्षेत्र मराठवाड़ा रीजन में कुल 8 लोकसभा सीट, जिसमें संभाजी नगर की सीट को छोड़ दे तो महायुति को 7 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। मराठा आंदोलन के केंद्र रहे जालना से केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को भी हार का सामना करना पड़ा। आरक्षण की आग में जले बीड जिले से बीजेपी के दिग्गज नेता पंकजा मुंडे को भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस बात को माना है कि मराठा आंदोलन की वजह से महायुति को मराठवाड़ा रीजन में सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली। त्यांच्या मनामध्ये बिंबवण्यात ते सगळे यशस्वी झाले। नंतर आरक्षणाच्या संदर्भातला पण मुद्दा काही बाबतीमध्ये तुम्ही जर मराठवाड्यातल्या जागा बघितल्या तर संभाजीनगरची जागा सोडली तर बाकी एकही जागा महायुतीची त्या परिसरामध्ये येऊ शकली नाही। अशा काही गोष्टी साधारण या निवडणुकीच्या निकालाच्या निमित्तानं आम्हाला ज्या पाहायला मिळाल्या किंवा बीड जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान पंकजा मुंडे को मराठाओं के रोष का सामना करना पड़ा। उनके प्रचार यात्रा में मराठाओं ने जमकर हंगामा भी किया। इस बार शरद पवार गुट ने बड़ा दाव खेलते हुए बीड लोकसभा सीट से बजरंग सोनवड़े को उतारा, जो मराठा समाज से आते हैं, और उन्हें मैदान में उतारकर लड़ाई मराठा बनाम ओबीसी कर दिया और बीड से सोनवड़े चुनाव जीत भी गए। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जिले में मराठा बनाम ओबीसी हो गया। बीते जो लोकसभा चुनाव में जो मराठों को इन्होंने नाराज किया, मराठा जो इशू था जिसको टैकल नहीं कर पाए अच्छे से, उससे ओबीसी नाराज हुआ। इन दोनों के वजह से बीजेपी को फटका पड़ा है। और आने वाले दिनों में इन्होंने अगर इसमें कुछ सुधार नहीं किया, कुछ नई पहल नहीं की, सॉल्व नहीं की, तो ये विधानसभा चुनाव में भी इनको भारी पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत में काफी उथल पुथल है। टूट फूट, बंटवारा, सीट शेयरिंग और लोकसभा के नतीजों ने सभी को चौंकाया और अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि कुछ समय पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के बीच जोर आजमाइश हुई, जिसमें महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी रहा। लेकिन अब बारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है और 100 दिनों के अंदर होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए तमाम पार्टियों में रस्साकशी और तैयारी तेज हो गई। महाराष्ट्र की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से राज्य को 5 भागों में बांटा जाता है। मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र। मराठवाड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की। लोकसभा में इस बार बीजेपी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। जहां मराठा आंदोलन ने बीजेपी और शिवसेना का अच्छा खासा नुकसान किया, इस बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल मैदान में उतरे और उन्होंने धमकाया है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किया गया तो वो बीजेपी शिवसेना को नुकसान करेगी। कोंकण में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी की अच्छी सीट आई, लेकिन उद्धव की पार्टी में टूट के बाद इस बार बीजेपी शिवसेना ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर और ठाणे जैसे लगभग सभी सीटों पर कब्जा किया था। कोंकण में ही आने वाले मुंबई की 6 में से 3 सीट उद्धव ने जीती थी।
इस बार कोंकण में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी जीत के लिए सारी कोशिशें करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है और बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद यहीं से है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और विपक्ष का स्ट्राइक रेट 50-50% का है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपना दबदबा कायम करना चाहती है। उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से की ताकत है, बीजेपी जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने साथ ले सकती है। विदर्भ कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस क्षेत्र में 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद किया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में विदर्भ में कम सीट आने से बीजेपी को अकेले सत्ता में जाने का सपना टूट गया। लोकसभा 2024 के नतीजों में भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ और विदर्भ में कांग्रेस मजबूती से उभरी। पश्चिम महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट होने के साथ राजनीति में सबसे ताकतवर जिला, जहां शरद पवार की एनसीपी और बीजेपी की सीधी टक्कर हमेशा होती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी शरद यहां से उभरी। इस बार पश्चिम महाराष्ट्र पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हर कोई ताकत लगाएगा। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नतीजे चाहे जो रहें, लेकिन महाराष्ट्र की हर पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में उसी का डंका बजेगा और विधानसभा में लोकसभा चुनाव से हटकर परिणाम आएंगे। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में महायुति की सरकार आने वाली है, क्योंकि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे और महाविकास आघाड़ी के बीच में सिर्फ 31 सीट का अंतर है और वो हम इजीली कवर करेंगे। लगभग 200 विधायक आज के दिन पे हमारे पास है और सब महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार का एनसीपी साथ में मिलकर हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। लोकसभा का जो मुद्दा है वो अलग है, विधानसभा का जो मुद्दा है वो एकदम ही अलग है और यहाँ पर लोकल इश्यूज है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ही सरकार आने वाला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने मिलकर पार्टियों को तोड़ा, एक चलती सरकार को गिराया, आज मराठा आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है, ओबीसी आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है। इनके सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर केंद्र में सरकार बनती थी किसी समय, नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने एक प्रकार से नकार दिया। अब नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा तो बीजेपी के पास है नहीं। अगर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर केवल 17 सीट आती है तो महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जब 288 में से 200 से ज़्यादा सीटें महाविकास जीतेगी तो महायुति के पास कम सीटें बचेंगी। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी 200 से ज़्यादा सीटों को पार करेगी और एक अच्छी खासी स्वस्थ सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ मजबूत गठबंधन है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने यह तय कर लिया है कि तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों पार्टियों में बात नहीं बन पा रही। संजय राउत का कहना है कि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, तो दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से मुख्यमंत्री पर पत्ते नहीं खोले जाने की भी आवाज उठ रही है। महाविकास में मतभेद होते हैं, एक परिवार में जब लोग रहते हैं तो खटपट होती है, लेकिन मनभेद नहीं होता, कोई कलह नहीं होती। हमारे महाविकास आघाड़ी में 288 विधानसभा है, तीनों दल में बहुत अच्छी सहमति है, खास करके आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सुलह होती है, कलह होती है महायुति में। वहीं दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे पर पेंच फंस रहा है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल कहते हैं कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में 90 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों ही पार्टियों को इतनी सीटें मिलती हैं तो बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। जागों का जो बंटवारा है वो हमारे नेते करेंगे। जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजित दादा बैठ के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। उनके पार्टी के लोग कतार में हैं, हमारे संपर्क में है, तो आप ये चिंता मत करो कि हमारे वहां जा रहे, उनके यहाँ से हमारे यहाँ आ रहे। साफ है, महाराष्ट्र की सियासत में एक नई रार शुरू होती दिख रही। सामने 24 का चुनाव है। इस बार लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा की सत्ता का सवाल है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट पहले के मुकाबले थोड़ा बिगड़ा है और ऊपर से इसी साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का पारा भी अब बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों पर एक नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती,
जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में भी 9 सीटें आईं। तो वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। तो अजित पवार के एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। महाराष्ट्र में 1 सीट अन्य के खाते में गई। रार छिड़ी है। ऐसे में 2024 के चुनाव में पहले दोनों गठबंधन के नतीजों पर नजर डाल लीजिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों ने कैसा प्रदर्शन किया है उस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर पहले बात एनडीए के करते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटों पर जीती, जिसमें उसका स्ट्राइक रेट रहा 32%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 47%। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 25% के स्ट्राइक रेट के साथ 1 सीट जीती। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो 43% रहा। और अब बात इंडिया गठबंधन की करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ी, 9 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 43%। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, सबसे ज्यादा 13 सीट जीती और स्ट्राइक रेट रहा 76%। शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, 8 जीती और स्ट्राइक रेट रहा 80%। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 44% वोट शेयर मिला। लोकसभा चुनाव के नतीजे और महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति में फंसी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने विपक्षी गठबंधन को खुश होने का मौका दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव से अलग विधानसभा चुनावों के मुद्दे पर कौन सा दल और कौन सी पार्टी की रणनीति भारी पड़ेगी, इस पर सबकी नजर है। और इस रणनीति में जाति धर्म के अलावा कौन से जमीनी मुद्दे अपना रंग दिखाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।